बेबाक अंदाज में बात करने वाले कोलकाता के वार्ड नंबर 39 से केएमसी के काउंसलर मोहम्मद जसीम उद्दीन के साथ वाजिद अली की कुछ खास बातें देखिए इस रिपोर्ट में। आज हमारे मुल्क में महंगाई अर्श से बातें कर रही है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। सोना की कीमत, आपने बहुत बड़ा नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वाकई मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज हर मां अपनी बेटी को बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जुल्म सितम से, बर्बरियत से, तशद्दुद से, मुनाफरत से, नफरत से हम सब पूरे मुल्क के लोग अपनी बेटियों को बचा रहे हैं। खासकर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर हमारी बेटियां महफूज नहीं हैं। आपका नारा था बेटी पढ़ाओ, लेकिन आपने उसको उल्टा करके बेटी जलाओ। आपने देखा है चश्मदीद आंखों से किस तरह से बेटी को जलाया जा रहा है। आज हमारे मुल्क की खवातीन, हमारी मुल्क की बेटियां महफूज नहीं हैं। पूरे मुल्क में असमत दरी में एक नंबर पर किसी रियासत का नाम है तो वो सरजमीन उत्तर प्रदेश है। आज अगर पूरे मुल्क में लड़कियां, हमारी बेटियां गैर महफूज, अगर किसी मुल्क, हिंदुस्तान एक अजीमुल शान मुल्क है और 29 रियासत में और सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश जहां योगी हैं और मोदी हैं, जो तरक्कियात का दावा करते हैं, बेहतरीन गवर्नेंस का दावा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं, भारत का क्राइम इंडेक्स कहता है कि मुल्क में सबसे ज्यादा गैर महफूज अगर औरतें कहीं हैं उस सरजमी का नाम है उत्तर प्रदेश। मैं एक बार फिर एक बात कहना चाहता हूं। जब बेटी की बात आई, आपने कहा था ना, आपने कहा था आपको बेटी से बहुत प्यार है मोदी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस वक्त आपने प्रधानमंत्री का शपथ लिया था, सोना की कीमत कितनी थी? 22,000 रुपया भरी या 10 ग्राम 22,000 रुपया। हर गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी को विदा करता है। गरीब से गरीब आदमी बेटी को विदाई के टाइम, और हमारे बंगाल में की सरजमी का तो कल चल रहा है कि गरीब से गरीब लोग 2-4-5 भरी सोना बेटी को देते हैं। आज जो हमारी बेटियां हैं वो सोना से भी महरूम हो रही हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं मोदी सरकार से, हुकूमत से, वजीर आजम से, साहब से, कि आप जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए थे उस वक्त सोना की कीमत थी पर भरी 10 ग्राम 22,000 रुपया, आज 50,000 रुपया है। चांदी की कीमत बढ़ी है, लोहा की कीमत बढ़ी है, कोयला की कीमत बढ़ी है, एल्युमिनियम की कीमत बढ़ी है, तमाम चीजों की कीमत बढ़ी है और इसका असर बराह रास्त आम लोगों पर पड़ रहा है। आम लोग परेशान तो हैं। 1 साल से लॉकडाउन में लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं बड़ी मुसीबत से, और ऐसे मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों को माली मदद देने के बजाय, आप प्रत्येक दिन, हर रोज पेट्रोल की शक्ल में, डीजल की शक्ल में, कुकिंग गैस की शक्ल में, किरासन तेल की शक्ल में, सरसों तेल की शक्ल में, रिफाइन ऑयल की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्ल में आप लोगों की बोझ, लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। आज काला कानून, आज 110-11 दिनों से हमारे मुल्क के किसान, भले आप जो भी कह लीजिए ये पंजाब के किसान है, ये हरियाणा के किसान है, नहीं, पूरा मुल्क के किसान इस काला बिल के खिलाफ जद्दोजहद में अपने अपने रियासत में, अपने अपने पंचायत के जरिया, अपनी आवाज़ के जरिया, एहतजाज के जरिया, पूरा मुल्क का 65% किसान, ये बात आप याद भूल गए मोदी जी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारा मुल्क भारत किसानों का देश है। यहाँ 65 से 70% किसान हैं। हमारे देश 70% देश गांव है, गांव में बसता है। झोली भर भर के हमारे मुल्क के किसानों ने आप पर यकीन करके आपको वोट दिया।
तकरीबन 300 से जायद किसान इस तहरीक में इस दुनिया से रुखसत हो गए, शहीद हो गए। उनका दर्द, उनके लिए तकलीफ मोदी जी को नहीं हो रही है। किसी हाल में जब मुल्क का किसान ही इस काला कानून को मानने के लिए तैयार नहीं, तो अब ये कानून रद्द कर दीजिए, वापस ले लीजिए। लेकिन नहीं, जिनके हेलीकॉप्टर में घूमकर आपने 2014 में पूरा हिंदुस्तान का सफर किया, आज उसको आपने हिंदुस्तान का अमीर तरीन लोगों में खड़ा कर दिया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने आपको बताई महंगाई बढ़ रहा है। आपने तो कहा था काला धन आएगा। आप जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हो रहे थे, 4.5 लाख करोड़ रुपया काला धन था, और आज 2019-20 में हमारे मुल्क के 250-300 लोगों का विदेशी बैंकों में काला धन 8.5 लाख करोड़ रुपया हुआ, दुगना हो गया काला धन। यहां 2 सवाल मैं करना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से। साहब, आप मुझे बता दीजिए कि आपने तो काला धन लाने की बात कही थी, काला धन तो नहीं आया, बल्कि काला धन में दुगना हो गया, इजाफा हो गया। कैसे हो गया? आपने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे। आज हर की जबान पर 130 करोड़ लोग कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हो रहे थे, गैस सिलेंडर की कीमत कितनी थी? 48 से 52 रुपया। मैंने शुरू में ही कहा मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ कीमतें हैं। 48 से 52 रुपया तक 348 से 352 रुपया था गैस सिलेंडर। आज तकरीबन 8.5 से 9.5 से 1000 रुपया गैस सिलेंडर। हर दिन आप 25-25 रुपया करके बढ़ा रहे हैं। आज 350 का किरासन तेल 1000 रुपया हो गया है। हम सवाल पूछना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से। मैं आपको यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। मोदी 14 में मोदी सरकार बनने के बाद हमारे देश का बैंकिंग निजाम बर्बाद हो गया। 450 बैंकों को लूटा है चंद मुट्ठी भर लोगों ने। आज तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुए। मालिया हो, नीरव मोदी हो, वगैरह वगैरह। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। हमारे देश का जीडीपी जो है, इतिहास के पन्ने में 74 साल की आजादी में इतना जीडीपी का बुरा हाल नहीं था जितना आपके जमाने में है। जीडीपी गिर रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रहा है। मैं नहीं कहता, या ममता दीदी नहीं कह रही हैं, या तृणमूल कांग्रेस नहीं कह रहा। हमारे दुनिया के माशियत में जो तजुर्बा रखते हैं, माहिरीन माशियत ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की माशियत तबाह हो गई है। रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर कहते हैं कि नोटबंदी की वजह कर और जीएसटी की गलत नीतियों की वजह कर हमारे देश जो है 50 साल माशियत में पीछे हो गया है। हमारे देश का रिजर्व बैंक में किसी ने हाथ नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, और राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव तक, और नरसिम्हा राव से लेकर आई.के. गुजराल, देवेगौड़ा से लेकर के जितने भी वजीर आजम, अटल बिहारी वाजपेयी तक, मनमोहन सिंह तक, किसी ने भी रिजर्व बैंक पे हाथ नहीं दिया। लेकिन मोदी जी और अमित जी ने रिजर्व बैंक को भी बर्बाद कर दिया। मैं आपके सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। आपने कहा था कि 50 दिन मुझे दीजिए, नोटबंदी से हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। तकदीर तो नहीं बदली, लेकिन तस्वीर जरूर बदला है नोटबंदी से। हम जहां थे वहां से नीचे उतरे हैं, लेकिन मुट्ठी भर लोगों को नोटबंदी से उनका जो काला धन था वो सफेद हो गया। आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारे देश के मुट्ठी भर लोगों की तिजोरी भरने के लिए आज जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो 74 साल की आजादी में हमारी जो कौमी मिल्कियत है, जिसको हम लोग कहते हैं मुनाफा बख्श सनतें, लाभजनक सनतें, आज कौड़ी के भाव में बिक्री कर दिया जा रहा है। रेल को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यहां पर मैं एक बात और बोलता चलूं, जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब थे तो प्लेटफॉर्म का टिकट था कितना? 2 रुपया, आज 20 रुपया हो गया। 5 रुपया था लगभग, आज 20 रुपया हो गया। आज रेल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्लेटफॉर्म को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बीएसएनएल को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आज जिस तरह से एक के बाद एक हमारे मुल्क के कौमी मिल्कियत को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, पूरा मुल्क को बेच दिया जा रहा है। यहां पर मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहूंगा, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यह सरकार चल रही है कैसे?
14 से लेकर के 21 ये सरकार पहली बार, उसके बाद दूसरी बार मोदी सरकार, पहली बार मोदी सरकार, दूसरी बार, 7 वर्षों के अंदर में ये सरकार कैसे चल रही है और किन किन लोगों के स्वाद को पूरा कर रही है, किन के मुफाद के लिए ये सरकार चली है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज से ठीक 1 साल पहले लॉकडाउन के समय, यानी कि जनवरी फरवरी में एक हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों में अडानी का नंबर था 11। ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2020 की जनवरी फरवरी में इदादो शुमार में मैंने पढ़ा ये चीज, आप भी चाहे तो तलाश कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों में अडानी का नंबर 11 था। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इस जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूं, अडानी का नंबर 4 में आ गया है। हिंदुस्तान के अमीर तरीन लोगों में अडानी 4 नंबर पर आया है। ये 1 साल के अंदर में हमारे मुल्क में किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है, मजदूरों की हालत बद से बदतर हो गई है, हमारी बहनें गैर महफूज हैं, खाने के लाले पड़े हैं, जीडीपी गिर रहा है, अर्थव्यवस्था गिर रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बुरे दिन आ गए हैं हमारे। और ऐसे हालत में अगर कोई बढ़ रहा है तो 11 नंबर से वो 4 नंबर पर चलाता है, जिसका नाम है अडानी। अमीर और अमीर हो रहा है, सिर्फ अमीर अमीर नहीं हो रहा बल्कि अमीर तरीन हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। मुकेश अंबानी और एडवाणी की सरकार है ये। पूरी जमहूरियत को पामाल कर दिया इस सरकार ने, नेस्तो नाबूद कर दिया हमारे देश की जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, गणतंत्र को। हमारे देश में लाकानूनियत है। मॉब लिंचिंग क्या है? लाकानूनियत। कोई कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। गौकशी के नाम पर हजारों लोगों को मॉब लिंचिंग के जरिए मार दिया जा रहा है। हमारी बहनों को जिंदा जला दिया जा रहा है। दलितों पर बेशुमार हमले हो रहे हैं। भारत के 72 साल के इतिहास में दलितों पर इतना जुल्म सितम, इतनी ज्यादती दलितों पर नहीं हुई है जितना ये 6 साल में हुआ है, 7 साल में हुआ है। हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। हमारे देश 130 करोड़ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। हमारा हिंदुस्तान कसरत में वहदत की मिसाल है, एकता में अखंडता की मिसाल है, अनेकता में एकता की मिसाल है। आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो गुलदस्ता है और जो हमें एक हिंदुस्तान को बांधे रखा है, गंगा जमुना जो तहजीब है, वो है हमारा दस्तूर। आज हमारे देश के दस्तूर पामाल हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हो रहा है। हमारे देश के अदालत, मैं ये नहीं कहूँगा हमारे देश के अदालत भी महफूज नहीं है। मैं और कौन सा जुमला इस्तेमाल करूँ, मैं क्या कहूँ, क्योंकि अदालिया पर हमें भरोसा है। आज हमारे देश के अदालत को भी प्रभाव किया जा रहा है, मुतासिर किया जा रहा है, सियासत की आमेजिश की जा रही है अदालत पर। अब देखें नहीं सीबीआई डायरेक्टरों के साथ में क्या हुआ। हमारा देश का सीबीआई गैर महफूज है। आज हमारा देश का सीबीआई, ईडी आज मोदी के कठपुतली हो गया है। हमारे देश में जो मीडिया की आज़ादी थी पामाल हो रही है। हमारे देश में जो जर्नलिस्ट हैं वो खौफजदा हैं। हमारे मुल्क के जो पत्रकार हैं, दलाल मीडिया, जैसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, दलाल मीडिया कहते हैं, तलवा चाटने वाले हैं, तो वो टिके हैं। और जो जमहूरी मुल्क में अपने जमहूरियत का इस्तेमाल करके सच्ची बात लिखना चाहते हैं, अपने कलम से समझौता नहीं करना चाहते, अपने कलम का सौदा नहीं करना चाहते हैं, उन्हें चैनलों से हटा दिया जाता है। उन्हें चैनलों से हटा दिया जाता है। सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी हमले हो रहे हैं। हमारे देश के पत्रकार पर हमला हो रहा है, वो गैर महफूज है। हमारे देश के जर्नलिस्ट गैर महफूज है। कलम का सौदा हो रहा है, कलम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। कलम की अपनी एक ताकत है। बचपन में भी हम लोग पढ़े हैं कि तलवार से ज़्यादा तेज़ होता है कलम। आज मोदी सरकार उस कलम पर भी हमला कर रहा है। हमारे मुल्क में बढ़ रही है जुल्म, हमारे मुल्क में बढ़ रही है ज्यादती। हमारे देश के जो बापू है, राष्ट्रपिता बापू गांधी जी का स्टैचू सरेआम तोड़ा जा रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा है। पूरे मुल्क में 7 साल के अंदर में 250 से ज्यादा अंबेडकर साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने इतिहाद दिया, जिन्होंने सालमियत का दर्ज दिया, एक जहती का दर्ज दिया, भाईचारगी का दर्ज दिया, आज उस अंबेडकर के 250 मूर्ति को तोड़ दिया गया।
नथुराम गोडसे जो गांधी जी का कातिल है उसका स्टैचू बनाया जा रहा है। 370 के जरिया कश्मीर का क्या हाल किया। 6 माह तक पूरी दुनिया से कश्मीर को अलग रख करके ये खौफ, ये जो दहशत की राजनीति मोदी सरकार इस मुल्क में करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, खौफ का माहौल है। अपोजिशन कहते हैं कि जमहूरियत में अपोजिशन रीढ़ की हड्डी होती है, मीडिया रीढ़ की हड्डी होती है, कलम रीढ़ की हड्डी होती है, आवाज़ रीढ़ की हड्डी होती है, एहतजाज रीढ़ की हड्डी होती है। आज उन पर हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक देखेंगे। अपोजिशन लीडर को, लालू प्रसाद यादव को, इसके साथ क्या हुआ। आज एक के बाद एक अपोजिशन लीडरों पर या तो ईडी या तो सीबीआई या तो इनकम टैक्स को लगा दिया जा रहा है। हमारे मुल्क के स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारी मुल्क की कौमी एकजहती को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं।